नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार में अभिसार शर्मा। दोस्तों, जब सरकार की जवाबदेही खत्म हो जाती है ना, तो वो जनता का ध्यान आसानी से जनता से जुड़े मुद्दों से भटका सकती है। तीन बड़ी खबरें पिछले 2 दिनों में सामने उभर कर आई हैं। पहला मुद्दा, क्या आप जानते हैं कि पिछले 3 दिनों से रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, मगर इस बात को लेकर मीडिया में कोई भी हल्ला नहीं है। मुद्दा नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि चीन ने उत्तराखंड में बाराहोटी में प्रवेश करके हमारे एक ब्रिज को तोड़कर वो वापस चले गए? कोई जवाबदेही नहीं। मुद्दा नंबर 3, आपकी स्क्रीन पर यह है बिप्लब देव, जो कि त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं और खुलेआम कह रहे हैं एक मंचली की तरह कि अदालत की अवमानना करो, पुलिस मेरे अंडर आती है, देखता हूं तुम्हें कौन गिरफ्तार करता है। और यह सब क्यों हो रहा है मैं आपसे जानना चाहता हूं। यह सब इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि जवाबदेही नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं महंगाई के साथ। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एनडीटीवी की खबर, क्योंकि तमाम न्यूज चैनल्स में एकमात्र यही चैनल है जहां से खबरें आती हैं, जहां पर सरकार से कुछ हद तक सवाल किया जाता है। खबर देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, डीजल के दामों में लगी आग, 4 दिनों में तीसरी बार हुआ है महंगा। यह है नए रेट। पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे ऑन 27 सितंबर 2021, पिछले 4 दिनों में आज तीसरा दिन है जब डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। आज डीजल में एक बार फिर 25 से 27 पैसों की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद दिल्ली में डीजल की कीमत 89 रुपए 32 पैसे रुपए प्रति लीटर हो गई है। कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि बड़े बड़े शहरों में इस वक्त डीजल और पेट्रोल के क्या दाम है, मगर मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा 2013 में। तब गुजरात का एक मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा था। तब उसने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर, महंगाई पर उनकी खामोशी को लेकर करारा हमला बोला था। आज इस शख्स को देखकर मुझे लगता है काश यह शख्स आज देश का प्रधानमंत्री होता। मैं किस शख्स की बात कर रहा हूं आप खुद सुनिए। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। मित्र, यह गरीबी का हाल कर दिया है। 4 तारीख को वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। जी हां, काश मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होते। अरे नहीं, मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं। कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी इन्होंने महंगाई पर, मगर आज एक गुलाम मीडिया महंगाई पर इनसे सवाल भी नहीं करता है। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगा। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तमाम शहरों में इस वक्त डीजल और पेट्रोल के दाम कैसे हैं। दिल्ली पेट्रोल 101 रुपए दशमलव 19 प्रति लीटर, डीजल 88.82 प्रति लीटर। मुंबई पेट्रोल 107.26 पैसे प्रति लीटर, डीजल 96.41 प्रति लीटर। कोलकाता पेट्रोल 101.62 प्रति लीटर, डीजल 92 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर। चेन्नई पेट्रोल 98.96 रुपए प्रति लीटर, डीजल 93.93 प्रति लीटर। बेंगलुरु पेट्रोल 104.70 प्रति लीटर, डीजल 94.80 प्रति लीटर। भोपाल पेट्रोल 113.86 प्रति लीटर, डीजल 98.19 प्रति लीटर। लखनऊ पेट्रोल 98.30 प्रति लीटर, डीजल 89.73 रुपए प्रति लीटर। पटना का भी वही हाल है, 107 रुपए पेट्रोल। चंडीगढ़ की बात करें तो 97.40 पैसे प्रति लीटर। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं इस मुद्दे पर, इस सरकार से क्यों नहीं सवाल हो रहा है, और क्यों नहीं हो रहा है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जवाबदेही खत्म हो गई।
जिस प्रधानमंत्री ने महंगाई पर पिछले सरकार पर इतने तंज कसे, आज की तारीख में इस महंगाई पर वो खामोश हैं, क्योंकि उनके भक्त कहते हैं नहीं नहीं साहब, अगर मोदी जी चले गए तो देश पर मुगलों का राज हो जाएगा। अच्छा है, हम तो 150 रुपए प्रति लीटर भी देने को तैयार हैं। तो चलिए इस सरकार को हम राष्ट्रवाद के पैमानों पर नापते हैं। खबर देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, इनके न्यूज चैनल टाइम्स नाउ के उसे जोर शोर से उठाना चाहिए। खबर क्या है? चाइनीज पीएलए इन उत्तराखंड बाराहोटी रिटर्न्स आफ्टर डैमेजिंग ब्रिज। पीएलए की तस्वीर है स्क्रीन पर। खबर क्या कहती है मैं आपको बताता हूं, इससे पहले कि मैं अंग्रेजी का वो हिस्सा पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उत्तराखंड में बाराहोटी एक जगह है, वहां पर चाइनीज आर्मी घुसती है, हमारे जमीन में प्रवेश करती है, हमारे ब्रिज को तोड़ती है और फिर वापस चली जाती है। कुछ दिनों पहले क्या हुआ था? आज से 1 साल पहले जब चीन ने हमारे 21 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था और हमारे वो सैनिक, उन्होंने शहादत को गले लगा लिया था। खबर क्या कह रही इकोनॉमिक टाइम्स की मैं आपको बताता हूं। Over 100 PLA soldiers crossed the border at Barahoti in Uttarakhand last month, damaged some infrastructure, including a bridge, before retreating, according to officials aware of the situation. The transgression, even as disengagement of troops in eastern Ladakh has been progressing well, has sounded the alarm bells in the central sector. एक तरफ लद्दाख में आप जानते हैं भारत और चीन के बीच जो संघर्ष हुआ, उसमें हमारे 21 सैनिक शहीद हुए और उनके आधिकारिक तौर पर 5 सैनिक मारे गए थे, मौत के घाट उतार दिए गए थे। और अब उत्तराखंड के अंदर चीन ये गुस्ताखी कर रहा है, लगातार कर रहा है। जिस फिंगर 7 और फिंगर 8 तक हम आसानी से पहुंच सकते थे एक जमाने में, आज की तारीख में फिंगर 2 और फिंगर 3 में गश्त लगाने के लिए कई शर्तें लगा दी गई हैं। और यह वो सरकार है जो राष्ट्रवाद की बात करता है। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जवाबदेही कहां है भाई? कहां है जवाबदेही? महंगाई पर कोई जवाबदेही नहीं, राष्ट्रवाद पर कोई जवाबदेही नहीं। अब तीसरा मुद्दा आता है, आपकी स्क्रीन पर हैं बिप्लब देव, मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा के। इससे पहले भी बहुत विवादास्पद और हास्यास्पद बयान दे चुके हैं। खुलेआम कह रहे हैं अपने मुलाजिमों को, अपने अधिकारियों को कि अदालत से मत डरो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से मत डरो, पुलिस मेरे अंडर आती है, मैं बॉस हूं, जो मर्जी करना है करो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। सुनिए क्या कह रहे हैं। क्या करेगा सर? कॉन्टेम्प्ट है, कॉन्टेम्प्ट मनो है जब बात बात मैं हूं, जो सरकार चलाता है, जो सत्ता में मेन व्यक्ति होता है, वो उसके पास सब ताकत होती है। आज के एमन माঝে মাঝে দেখা হলো যে কোর্ট অফ কন্টেম্প্ট, কন্ট্রোল কন্টেম্প্ট হয়েছে কন্টেম্প্ট। আগে চিফ সেক্রেটারি তো আমাকে বলছিল স্যার কোর্ট অফ কন্টেম্প্ট, আমি জেলে চলে যাবো, ফিরে দেখ বিদায় করেছে যাও। मैं फिर बता दूं कि बिप्लब देव कोई राह चलते मनचले नहीं हैं, कोई अराजक तत्व नहीं है, संवैधानिक तौर पर चुनकर आए मुख्यमंत्री हैं और यह आदमी वकालत कर रहा है अदालत की अवमानना करने का। मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, जवाबदेही कहां है ऐसे आदमी की? जब एक शख्स जो कि मुख्यमंत्री है एक राज्य का खुलेआम इस तरह की बात करेगा, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्य की जनता का इस पर क्या असर पड़ेगा? और दोस्तों यही वजह है कि इस वक्त असम और मिजोरम में तनाव अप्रत्याशित है। असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मिजोरम में मत जाओ। मिजोरम के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है जैसे मिजोरम हमारे देश का हिस्सा नहीं हो, कोई विदेशी मुल्क हो। पूर्वोत्तर में ऐसा कभी नहीं हुआ जब 2 राज्यों के बीच इस तरह से जंग चल रही हो। यह अराजकता नहीं तो क्या है? जो हम बिप्लब देव के रवैये में देख रहे हैं, वही तो हमें तमाम पूर्वोत्तर में भी दिखाई दे रहा है ना। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों किस तरह से दर्रांग में, असम के दर्रांग में, इस तस्वीर में देखिए, प्रदर्शन करने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने छाती पर गोली मारी और फिर एक फोटोग्राफर उसकी लाश पर कूदकर जश्न मनाता है। यह तस्वीर एक करारा तमाचा है लोकतंत्र के लिए, भारत में पनप रहे लोकतंत्र के लिए। मगर यह सब हो रहा है पूर्वोत्तर में। क्यों हो रहा है?
क्योंकि जब आपके पास हेमंत बिस्व शर्मा जैसे मुख्यमंत्री हों जो खुलेआम मिजोरम के खिलाफ बयान देते हों, और फिर दूसरी तरफ आपके सामने बिप्लब देव जैसे मुख्यमंत्री हों त्रिपुरा के, जो कहते हैं कि अदालत की अवमानना करो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ सकता है, और इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। कल्पना कीजिए यही बात अशोक गहलोत ने कर दी होती, कैप्टन अमरिंदर सिंह तो खैर अब चलिए चीफ मिनिस्टर नहीं है, उस वक्त कर दी होती उन्होंने, या अरविंद केजरीवाल ने कर दी होती। अरविंद केजरीवाल ने, मुझे याद है, राष्ट्रपति भवन के पास धरना दिया था, उनको अराजक बता दिया था इस बात के लिए। वो तस्वीरें याद है कि नहीं आपको? और खुद मुझे याद है अरविंद केजरीवाल कहा करते थे, हां मैं एनार्किस्ट हूं। उन्हें तो हमने एनार्किस्ट बता दिया, मगर बिप्लब देव के बारे में एक शब्द कहने की इन लोगों की हिम्मत नहीं है। बार बार मेरे देश के संवैधानिक मूल्यों को कुचला जा रहा है, बार बार इस देश के अंदर जो अनुशासन है उसे ऐसी तैसी की जा रही है, और यह मीडिया खामोश है। और मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इस मीडिया ने किस तरह से देश की नाक कटवाई है अमेरिका में, किस तरह से नाक कटवाई है। दो तस्वीरें दिखा रहा हूं, टाइम्स नाउ की खबर देखिए। इनके पत्रकार कह रहे हैं कि आप जो ये सफेद छोटे छोटे फ्लैग्स देख रहे हैं ना, ये अमेरिका में कोरोना से मारे गए लोगों का प्रमाण है। और वो गाली किसको दे रहे हैं? भारत के अंदर उन लोगों को जो मोदी सरकार से सवाल कर रहे थे कोरोना को लेकर। इनका यह कहना है इसमें कि क्या अमेरिका में इस तस्वीर पर किसी के सवाल पूछने की हिम्मत थी? तो मैं टाइम्स नाउ से पूछना चाहता हूं, जिनमें सवाल तक पूछने की हिम्मत नहीं है, क्या अमेरिका ने अपने एक भी मृतक का आंकड़ा छिपाया? जिस तरह से हमने उत्तर प्रदेश में देखा, गुजरात में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, बिहार में देखा, जहां आंकड़ों को छुपाया जा रहा था, जहां ऑक्सीजन मांगने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की धमकी दी जा रही थी, जहां पर शमशान घाट को ढका जा रहा था कपड़े से क्योंकि आपकी नाक कट रही थी, जहां पर बाकायदा इन लोगों ने फील्डिंग करने के लिए अमीश त्रिपाठी जैसे लोग, लेखकों को लगाया था कि अगर हमने जलती हुई चिताओं की तस्वीर ले ली तो मृत आत्मा को मोक्ष हासिल नहीं होगा। सरकार जब ऑक्सीजन नहीं दिलवा पा रही थी तो टाइम्स नाउ जैसे न्यूज चैनल्स अपने सरकारों से सवाल नहीं पूछते हैं, और फिर ये विदेश में जाके नाक कटवाते हैं। ये वीडियो देखिए दोस्तों। आज तक की एक पत्रकार घुस जाती है फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे के रूम में, और स्नेहा दुबे ने बाहर का रास्ता दिखला देते हैं। कहां इज्जत रही आपकी, बताइए ना। मैं आपको आगे बताऊंगा ये मीडिया किस तरह से हमारा नाक काट रहा है, क्योंकि मगर उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं टाइम्स नाउ की एक और करनी। टाइम्स नाउ नवभारत सवाल पब्लिक का, प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली को आप कैसे देखते हैं? और जो विकल्प इन्होंने दिए हैं वो 3 विकल्प हैं, शानदार, और अच्छा हो सकता था, संतोषजनक। एक विकल्प होता है खराब। जनता को उस पर भी तो वोट देने का अधिकार है, मगर ये लोग सत्ता के सामने इस कदर झुके हुए हैं कि इन्होंने खराब विकल्प ही नहीं दिया। यही वजह है कि अमेरिका जाकर भी सरकार की बेहयाई का प्रमोशन करते हैं, सरकार की बेशर्मी और उनकी नाकामी का प्रमोशन करते हैं। और ये देखिए दोस्तों, इनकी कमजोरी देखिए, इनकी नाकामी देखिए कि विकल्पों में इनके पास खराब विकल्प रखने की भी हिम्मत नहीं है। और मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि कल अमेरिकी पत्रकारों ने व्हाइट हाउस के प्रवक्ता को आड़े हाथों लिया। क्यों? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि भारतीय प्रेस अमेरिकी प्रेस से बहुत बेहतर है। जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुलाकात में बात कर रहे थे, उन्होंने आगे ये भी कहा कि भाई भारतीय प्रेस पे आप कंट्रोल कर लेते हो, मगर हमारी अमेरिकी प्रेस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। जब उन्होंने इस तरह की बात की, तब व्हाइट हाउस के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने व्हाइट हाउस के प्रवक्ता की बखिया उधेड़ दी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई अमेरिकी प्रेस की तुलना भारतीय प्रेस से करने की, क्योंकि यह भारतीय प्रेस की आजादी में 142वें नंबर पर है। यह भारतीय प्रेस गोदी मीडिया, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यह कहने की कि भारतीय प्रेस अमेरिकी प्रेस से बेहतर है।
उनसे जवाब नहीं देते बन रहा था व्हाइट हाउस के प्रवक्ता से। और यह हाल उस सरकार का है जिस राष्ट्रपति ने पिछले कई महीनों से जब से राष्ट्रपति बने हुए 100 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, जबकि पिछले 7 सालों में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया है। जबकि जो बाइडेन जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से करीब शायद 140 बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं दोस्तों, जिसमें अमेरिकी पत्रकारों ने जो बाइडेन की प्रवक्ता की ऐसी तैसी कर दी। देखिए साहब। Thanks, Jen. Going back to the Friday meeting with the Prime Minister, the President said that the Indian press was better behaved than the U.S. press, but the Indian press is ranked 142nd in the world, according to Reporters Without Borders, for press freedoms. I mean, how does he say that about the U.S. press compared to the Indian press? Well, I would just say to you that having now worked for the president, serving in this role for 9 months, having seen that he's taken questions from the press more than 140 times, including today and Friday, that he certainly respects the role of the press, the role of the freedom of free press. We ensure that we have press with us, of course, when we travel, that we have press with us for sprays in foreign capitals, and we will continue to. And I think that should speak to his commitment to freedom of press around the world. मैं एक बात कह दूं, जब जो बाइडेन ये कह रहे थे ना कि भारतीय प्रेस जो है वो अमेरिकी प्रेस से बेहतर है, तो भारतीय प्रेस की तारीफ नहीं कर रहे थे। क्योंकि देखिए हर हुक्मरान जो होता है, हर राष्ट्रपति या हर प्रधानमंत्री होता है, वो क्या चाहता है कि प्रेस मेरे कंट्रोल में रहे, प्रेस मुझसे सवाल ना करे। और वो देख रहे हैं कि भारतीय प्रेस वो है जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेताओं के सामने घिग्गी बन जाती है। और वो इस बात को लेकर तंज कस रहे थे। इसीलिए बाद में अमेरिकी प्रेस ने व्हाइट हाउस की प्रवक्ता की ऐसी तैसी कर दी। दोस्तों, जब हमारे देश की प्रेस की यह हालत होगी, हमारे देश की मीडिया की यह हालत होगी, तो जवाबदेही कैसे होगी? मैंने आपको तीनों मिसालें दिखाई। पहली मिसाल मैंने आपको क्या दिखाई? महंगाई, कोई जवाबदेही नहीं, जबकि प्रधानमंत्री ने क्या वादा किया था 2013 में। दूसरी बात, चीन हमारी जमीन में प्रवेश करके हमारे ब्रिज को तोड़ के चला गया, कोई हल्ला नहीं। तीसरी बात क्या? एक राज्य का मुख्यमंत्री साफ तौर पर अदालत की अवमानना कर रहा है, उसकी तौहीन कर रहा है, मगर कोई जवाबदेही नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। और सबसे दुख की बात यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी संस्थाएं एक बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहे हैं। वो ऐसे ऐसे बयानात दे रहे हैं जिससे हमारे देश में विदेशी कंपनियां आना ही बंद हो जाएं। आपके सामने दोस्तों पांचजन्य का यह ताजा अंश, इसमें अब इन्होंने अमेज़न, विदेशी कंपनी अमेज़न, ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न पर निशाना साधा है। उसकी तुलना किससे कर डाली है? देखिए, इनके सामने जेफ बेजोस की तस्वीर है और नीचे लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी 2। यानी कि जिन अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल तक राज किया, पांचजन्य, आरएसएस के पांचजन्य ने इसकी तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी। और आपको याद होगा कुछ दिनों पहले इनका एक और आर्टिकल आया था जिसमें उन्होंने इंफोसिस, नंदन नीलेकैनी की इंफोसिस को देशद्रोही तक बता दिया था कि आप लोग देशद्रोहियों का साथ देते हैं। वैसे आरएसएस से मेरी हाथ जोड़कर एक प्रार्थना है, देखिए आपके मुंह से ना ये देशद्रोह, देशभक्ति अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम नहीं भूले हैं माफी वीर सावरकर को, वीर सावरकर को, वो सावरकर जो अंग्रेजों के सामने नतमस्तक थे। हम ये भी नहीं भूले हैं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, तब आरएसएस ने उसमें भाग लेने से मना कर दिया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि आपके बड़े विचारक हैं, उन्होंने बाकायदा अंग्रेजों को खत लिखकर कहा था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। और फिर आरएसएस के दफ्तर में 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया गया था। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप दूसरों को देशद्रोही, एंटी नेशनल ये सब ना बोलें। मगर दिक्कत क्या है दोस्तों? क्योंकि मैं आपको एक और बयान दिखाना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर यह कौन है? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने क्या बयान दिया आपके स्क्रीन पर? पीयूष गोयल ने यह खबर देखिए, टाटा ग्रुप के लिए बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, देश हित में काम नहीं कर रहे। एक देश का मंत्री
इस देश की सबसे पुरानी जो औद्योगिक समूह है उन्हें वो एंटी नेशनल बता रहे हैं कि ये लोग देश हित में काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं, इनके मंत्री औद्योगिक ग्रुप्स की बेइज्जती कर रहे हैं, उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। आरएसएस विदेशी कंपनियों को टारगेट कर रहा है, इन्फोसिस को टारगेट कर रहा है। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं, ऐसे में हमारे देश में आकर कौन पैसा लगाएगा भाई? बताइए। जब आप इस तरह का माहौल बनाएंगे, जब आप बाहर से आने वाली कंपनी को अंग्रेजी कंपनी बताएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी 2 बताएंगे। मैं कुछ और बोलना चाहता हूं, अगर आरएसएस ने इन्फोसिस पर किसी और मुद्दे को लेकर हमला किया होता तो मैं उनका साथ देता। और कौन सा मुद्दा? दोस्तों, इन्फोसिस को जिम्मेदारी दी गई थी इनकम टैक्स पोर्टल बनाने की, यानी कि आप ऑनलाइन अपना आयकर जो है वो फाइल कर सकते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। उन्हें हाल ही में इनकम टैक्स पोर्टल की जिम्मेदारी दी गई थी और खबर लगातार आ रही है कि इन्फोसिस इसमें पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। उस पोर्टल में लगातार ढेरों ग्लिचेस हैं, ढेरों दिक्कतें हैं। अब आरएसएस को क्या सवाल पूछना चाहिए था जिसकी इनकी हिम्मत नहीं है? यह खबर देखिए। Infosys wins 1,380 crore contract to build GST technology network। 21 सितंबर 2015 की खबर है। Infosys को 1,380 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला था जीएसटी पोर्टल चलाने का। और क्या आप जानते हैं कि जीएसटी पोर्टल में भी 2015 से अब तक लगातार दिक्कतें आ रही हैं। यानी कि इन्फोसिस जीएसटी का पोर्टल नहीं चला सका और भारतीय वित्त मंत्रालय ने उन्हें इनकम टैक्स के पोर्टल की भी जिम्मेदारी दे दी। तो आरएसएस को मोदी सरकार से पूछना चाहिए कि एक कंपनी जो जीएसटी का पोर्टल नहीं चला सकी, आपने उन्हें इनकम टैक्स का पोर्टल चलाने की जिम्मेदारी क्यों दे दी? बताइए, पर्दे के पीछे कौन सी डील चल रही थी भाई? दूसरों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाना, देशद्रोही बताना बहुत आसान है। और वो आसान इसलिए है क्योंकि सैया भाई कोतवाल, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो 5 जन के जो संपादक हैं हितेश शंकर कुछ दिनों पहले पकड़े गए थे अराजकता फैलाते हुए। एक झूठी खबर चला रहे थे कि किस तरह से एक मुस्लिम बाहुल इलाके में एक मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया है। पुलिस ने उनसे कहा नहीं, यह सरासर झूठ है। मंदिर में जो परिवर्तन किया है उसी मंदिर के मालिक ने किया है जो कि एक हिंदू है, खुलेआम। मगर ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? ऐसा ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि दिल्ली पुलिस इन पर कोई एक्शन नहीं लेगी। मगर दूसरी तरफ अगर यही काम कोई मुसलमान करेगा, मंदिर के बारे में ऐसा कुछ करेगा, तो इन पर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया जाएगा। आपको अपने घर में बैठ के जो मर्जी करना करिए, मगर देश के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के माहौल को प्लीज खराब मत कीजिए। इनसे भी कोई सवाल नहीं कर रहा है। ना आरएसएस से कोई सवाल करेगा, ना पीयूष गोयल से सवाल करेगा कि तुम इंडस्ट्रियल हाउसेस की बेइज्जती क्यों कर रहे हो, उन्हें क्यों टारगेट कर रहे हो, क्योंकि इससे देश को नुकसान पहुंचेगा। आज के कार्यक्रम का मकसद क्या था दोस्तों? कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी संस्थाएं, उसके मिनिस्टर्स, उनके चीफ मिनिस्टर्स की कोई जवाबदेही नहीं है। इनसे जो बन पड़ता है ये लोग करते हैं और इसका नुकसान आने वाले दिनों में देश को होने वाला है। मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा, नुकसान हो भी रहा है। सुनिए सरकार में। बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।